हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉमन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स विच अकर इन द टाइम ऑफ समर्स। हम लोग बात करेंगे ऐसे इन्फेक्शंस की जो खराब खाने पीने से फैलती हैं, जिसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली समर सीजन में। दो इन्फेक्शंस की हम लोग बात करेंगे। पहला इन्फेक्शन है गैस्ट्रोएंटेराइटिस और दूसरे इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस समर्स में नॉर्मली प्रेजेंट करता है। जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, वो जिस प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। मतलब अचानक उनको पेट में इन्फेक्शन हुआ और वो इमरजेंसी में आते हैं, ओपीडी में आते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रो मतलब स्टमक और एंटेराइटिस मतलब हमारी आंतें। तो पेट और आंतों में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट को रिकरेंट वॉमिटिंग्स होती हैं, उल्टियाँ लगती हैं, कभी कभी खून भी आ सकता है, बार बार उनको दस्त लगते हैं, डायरिया हो जाता है, वाटरी डायरिया होता है, और कभी कभी उल्टियाँ और दस्त इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, बीपी कम हो जाता है और उनको एडमिट करना पड़ जाता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्यों होती है, ये हम लोगों को देखना चाहिए। दो इम्पॉर्टेंट कारण है उसके। पहला कारण है वायरस और दूसरे कारण है बैक्टीरिया। वायरस जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस करते हैं, एक है रोटा वायरस और एक है एडिनो वायरस और नोर वायरस। रोटा वायरस आमतौर पे बच्चों में पाया जाता है। बच्चों के हैंडलिंग उनकी ठीक नहीं है, हाथ गंदे हैं, खाना पीना गड़बड़ खा रहे हैं, पानी ठीक नहीं है, स्टरलाइज नहीं है। ऐसे बच्चों को वायरल डायरियाज हो जाते हैं, बार बार उनको दस्त लगते हैं और शरीर में नमक की, पानी की कमी हो जाती है। बड़ों में नोर वायरस की वजह से हो जाते हैं। आमतौर पे जो वायरल डायरियाज होते हैं, इसमें हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम लोग खाना पीना साफ खाएं, उबला हुआ खाएं, पका हुआ खाएं, हाथ अच्छे से धोएं, ऐसे लोगों के टच में ना रहें जिनको इस तरह के इन्फेक्शन फैल रहे हैं, कम्युनिटी में हम लोग अपना ध्यान रखें, तो हम लोग वायरल डायरिया से बच सकते हैं और इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। वायरल डायरियाज के लिए अलग से कोई दवाइयाँ नहीं होती है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन नेक्स्ट 5 to 7 डेज में अपने आप धीरे धीरे सेटल हो जाता है। जो भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वायरल डायरिया में, वो आमतौर पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। यदि आपको बुखार आ रहा है तो हमने बुखार के लिए क्रोसिन दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया। आपको दस्त ज़्यादा लग रही है तो हमने कुछ जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स आती हैं, लोपेरामाइड, वो हम लोग दे देते हैं। शरीर में नमक की, पानी की, विटामिन की कमी ना हो, इसके लिए हम लोग उनको बोलते हैं कि आप ज़्यादा पानी पिएं, साफ उबला पका हुआ खाना खाएं, इन्फेक्टेड नहीं हो, हाथ बार बार धोना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। यदि घर में किसी और को भी डायरिया हो रहा है तो उनसे हमें थोड़ा दूर रहना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, तो हम लोग ऐसे इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस की एक दूसरी टाइप है जो बैक्टीरिया से होती है। उसमें साल्मोनेला, शिगेला, इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो भी डायरिया भी करते हैं, वॉमिटिंग भी करते हैं और कभी कभी स्टूल के अंदर ब्लड भी आने लग जाता है। ऐसे में हम लोगों को कभी कभी एडमिशन की जरूरत पड़ जाती है। यदि डायरिया ज़्यादा है, वॉमिटिंग ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या वॉमिटिंग अंदर भी ब्लड आ रहा है, तो फिर आपको एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे इन्फेक्शन को हम लोग एंटीबायोटिक से कवर करने की कोशिश करते हैं, एंटीबायोटिक से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ कभी कभी स्पेसिफिक टेस्ट कराने की जरूरत पड़ जाती है। हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं, स्टूल कल्चर कराने की जरूरत पड़ जाती है, कोलेरा के लिए कभी कभी देखने की जरूरत पड़ जाती है, और उनके लिए डिफाइंड कोर्सेज हैं, एंटीबायोटिक है, उससे उनको फर्क पड़ जाता है। बहुत बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आपको किसी खास दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, हम लोगों को डिहाइड्रेशन ना हो। यदि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, यूरिन कम बनने लग जाए, किडनी फेलियर हो जाए, तब हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस ट्रीटेबल इन्फेक्शन है, सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, और हम लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लर्निंग पॉइंट हमारे लिए यही है कि हमें अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, साफ उबला पका हुआ खाना होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, पैकेज वाटर होना चाहिए, किसी भी अननोन सोर्सेज से हम लोगों को खाना या पानी नहीं लेना चाहिए।
गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस की। कुछ वायरल हेपेटाइटिस होती हैं जो हम लोग गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा देखते हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होती है, उसमें मुख्यतः 2 इन्फेक्शन होते हैं जो वायरस से फैलते हैं, एक हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों आरएनए वायरसेस हैं जो गंदे खाने पीने से फैलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि फीकोरल कंटामिनेशन से होता है। ये वायरस गंदे खाने पीने में होता है और एक बार ये गंदा खाना पीना हमारे पेट में गया, उसके बाद हेपेटाइटिस के लक्षण आने में आमतौर पे 15 से 45 दिन लग जाते हैं। और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको थकान होगी, बुखार होगा, स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, पेल स्टूल्स हो सकते हैं, वाइट कलर स्टूल हो जाते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आंखों में पीलापन दिख सकता है, जॉन्डिस आपको हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी, घबराहट रहती है। ऐसे लोगों की जब हम लोग जांचें करते हैं, उनके लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उनके लिवर एंजाइम्स, जिसको हम लोग SGOT और SGPT बोलते हैं, तो बहुत हाई हो जाता है। कभी कभी ये संख्या हजारों में चली जाती है। बिलिरुबिन आपका बढ़ सकता है, बिलिरुबिन 5, 10, 20, 30, 40 तक भी चले जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी एडमिशन की जरूरत पड़ जाती है। हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको पीलिया क्यों हो रहा है, क्या ये हेपेटाइटिस ए है या हेपेटाइटिस ई है या कुछ और कोई कारण है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, इनको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन होते हैं, अपने आप धीरे धीरे 2 से 3 महीने के अंदर ये वायरस का असर कम हो जाता है, पीलिया ठीक होने लग जाता है, आपकी थकान, कमजोरी, घबराहट धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। हेपेटाइटिस ए से बचाव किया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, जो हेपेटाइटिस बी के साथ भी दी जा सकती है और अलग से भी दी जा सकती है। हेपेटाइटिस ई का जो इन्फेक्शन है वो फीकोरल कंटामिनेशन से ही होता है, बट उसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी तक। उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, इंडिया में भी, नेपाल में भी, बाकी देशों में भी, शायद वो आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाए। लेकिन दोनों तरह के इन्फेक्शन फैलते गंदे खाने पीने से ही हैं, इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा साफ सफाई बनी रहे, गंदा खाना पीना हम लोग ना खाएं, और जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो कम्युनिटी में ना जाए, अलग रहे, आइसोलेशन में रहे और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना फैलाए। ये बड़ी जरूरी बात है। खाने पीने के अलावा, अपना ध्यान रखने के अलावा ये भी जरूरी है कि हम लोग ये इन्फेक्शन सोसाइटी में ना फैलाएं। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए, दवाइयाँ लेनी चाहिए और आइसोलेशन में थोड़े दिनों तक, जब तक कि वो इन्फेक्टिव फेज है आपका, जब तक कि आप वायरस शरीर से बाहर निकाल रहे हैं और किसी दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं, तब तक हमें उससे थोड़ा सा अलग रहना चाहिए। तो यदि हम लोग ध्यान रखेंगे तो गर्मियों में ये जो 2 प्रोमिनेंट बीमारियां हैं जिनके साथ लोग हमारे पास में आते हैं, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और जो वायरल हेपेटाइटिस है, इससे हम लोग बच सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतरीन रख सकते हैं। सो थैंक यू एज ऑफ नाउ, बाय बाय।